तो उनके मन में एक टीस थी। उस टीस को उन्होंने सबसे पहले शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट के क्लास 3 और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए दरवाजे खोल दिए। 23 जुलाई को अपना जजमेंट ही पास कर दिया कि मैं 27% आरक्षण आज ओबीसी को, जो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1040 पोस्टें हैं, उनमें 27% बैकडोर से नहीं बल्कि खुले दरवाजे से आज अधिघोषणा करता हूं। भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में तो लागू हुआ ही है, देश में कम से कम 200 से ज़्यादा ऐसी संस्थाएं हैं जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंटरनेशनल नेशनल फेम की हैं। उनमें आज तक भी भारत सरकार ने जो आरक्षण देने की व्यवस्था है वो लागू करनी चाहिए थी 1950 से। त्रिदेव का मतलब होता है नजराना, शुक्राना और जबराना। तो ये तीनों आड़े आती हैं। ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, उनका अपना प्रभुत्व है, उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ण के लोग। और कुछ ऐसी संस्थाएं भी होगी जहां पर आरक्षण को लेकर के एक सवाल ये उठता होगा कि योग्यतम आए और बिना रिजर्वेशन कैटेगरी के आए तो टाटपट्टी वाले स्कूलों का और एक दून स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी समानता पैरिटी होगी क्या? ना, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये तो बात उठनी चाहिए जो ठीक है। ये उच्च वर्ग के लोग कहाँ गए थे जब अंग्रेजों ने 250 साल तक राज किया था? तब इनकी गुणवत्ता कहाँ गई थी? अंग्रेजों को उखाड़ फेंक क्या उन्होंने? एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर इज कॉल्ड रिजर्वेशन। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक बड़ा विषय हमारे सामने है, एससी, ओबीसी और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के नियमावली। सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी 1950 के बाद न एससी को आरक्षण था, न एसटी को आरक्षण था, और न ही ओबीसी और अन्य जो भारत सरकार में जो आरक्षित श्रेणी बनी हुई है अलग अलग, न ही उनको किसी को आरक्षण मिला हुआ था। लेकिन 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं वो पदभार संभालने के बाद 23 जुलाई को आदेश जारी करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, एक अधिसूचना जारी करते हैं और आरक्षण मिल जाता है। एससी को भी मिल जाता है, दूसरे वर्गों को भी मिल जाता है, और ओबीसी को भी शायद 27%। इसी पर हम आज बात करेंगे। और सबसे बड़ी जो हम बात करने जा रहे हैं वह ये है कि आज भी भारत की 200 से अधिक ऐसी संस्थाएं, अभी जैसी मेरी अनौपचारिक बातचीत हुई थी, 200 से अधिक ऐसी संस्थाएं वहाँ आरक्षण लागू ही नहीं है। तो ये सब इतने सालों साल कैसे रहा? आज़ादी के 75 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में 23 जुलाई को एससी, एसटी और ओबीसी और अन्य वर्गों को आरक्षण मिला है। कितनी हैरत की बात है। ओबीसी भी सोया हुआ रहा, एसटी भी सोया हुआ रहा, एससी वर्ग भी सोया रहा। सुप्रीम कोर्ट के जो नए जस्टिस आए, चीफ जस्टिस आए, उन्होंने जाकर के इस विषय को देखा। और अभी हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि और कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर आरक्षण नहीं मिला हुआ है। दोस्तों, इस विषय पर हमने चर्चा के लिए आमंत्रित किया है अधिवक्ता रामावतार एकलव्य। ये ओबीसी के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते रहे हैं, एक पत्रिका भी ये ले रहे हैं। इन्होंने अपना एक लेख भी इसमें छापा था, यादव कुल दीपिका। मेरा तो जातिवाद में भरोसा नहीं है। मैं न यादव की बात करता हूँ, न शर्मा की बात करता हूँ, न खाती की, न जांगिड़ की। मैं बात करता हूँ मानवता की और मनुष्य समाज की। रिजर्वेशन की भी बात मैं इसलिए करता हूँ कि कुछ खास लोगों ने, 1-1.5% लोगों की जो मानसिकता है, उन्होंने जो समाज का दलित, वंचित जिसे हम कहते हैं, उस वर्ग को मुख्य धारा में आने ही नहीं दिया। और वो मुख्य धारा में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उनको आरक्षण भी जो दिया जाता है वो एक झुंझुने की तरह है। तो हम बात करते हैं। एकलव्य साहब, आपका सबसे पहले तो स्वागत है एनजेपी के स्टूडियो में। धन्यवाद महेश जी। एनजेपी की तरफ से इस एक अहम मुद्दे को जिस तरह से समाज के सामने रखने का प्रयास है, तो हमको तो आप ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला, जी आरक्षण व्यवस्था सबसे पहले कोई भीख नहीं है। उचित प्रतिनिधित्व का नाम एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर इज कॉल्ड रिजर्वेशन। आरक्षण भारत में ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1780 में जेफरसन जब दूसरे प्रेसिडेंट थे,
उन्होंने कहा था कि नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन। जी जो नागरिक टैक्स पे करेगा और जिसका उचित प्रतिनिधित्व होगा उसे ही सच्चे अर्थों में अमेरिका का नागरिक माना जाएगा। तो टैक्स भी नहीं लगाते अमेरिका में। तो अगर आपका सत्ता में ये 3 अंगों की सरकार है, न्यायपालिका, आपकी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, विधायिका और विधायिका, तीनों के अंदर जब उचित प्रतिनिधित्व ही नहीं है समाज के लोगों का, गिनते तो प्रेस वाले भी कहते हैं वो चौथा स्तंभ है, पर वहां आरक्षण व्यवस्था अलग चीज है। वो तो पूर्णतः ही एक वर्ग का कब्जा है। जी जी पर वो व्यवस्था के 3 अंग आते हैं हमारे। जी तो उचित प्रतिनिधित्व मिलना, और उसी उचित प्रतिनिधित्व को देखते हुए भारत के 16वें न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति B.R. गवई साहब ने जो फैसला लिया, और उस फैसले को इन्होंने 3 जून 2025 को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो फैसला हमको, हाँ वो उचित हमारे समझाइए कैसे, क्या नहीं वो समझाइए कैसे क्या फैसला हुआ। सबसे पहले 3 जून जो आप बोल रहे हैं वो क्या? 3 जून 2025 को माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने तहत सुप्रीम कोर्ट में, जो कि 1950 से वंचित लोग थे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का 15% और 7.5% आरक्षण की व्यवस्था है भारत के संविधान में, उस व्यवस्था को किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लागू नहीं किया था। क्योंकि भारत का संविधान अपने आप में एक स्वतः प्रदत्त संस्था है, इसलिए उनकी अपनी पूर्ण रूप से आधिकारिक जो है परमिशन है उनको कि वो लागू कर सकते हैं। तो उनके मन में एक टीस थी, उस टीस को उन्होंने सबसे पहले शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट के क्लास 3 और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए दरवाजे खोल दिए। जो ही दरवाजे खुले तो 406 पोस्टें जो है असिस्टेंट्स की होती हैं, अपना प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनके तहत जितने भी कोर्ट हैं न्यायाधीशों के, उनमें सब में न्यायाधीश के कोर्ट में असिस्टेंट की पोस्टें हो, सहायक के पद थे वो रिक्त थे नहीं। उन्होंने तो 460 टोटल जो है जो पद हैं, 167 पेज का जजमेंट मैंने पढ़ा है और वो मेरे पास भी है और मीडिया पे भी अवेलेबल है। तो उन्होंने जितनी टोटल पोस्टें हैं बैकलॉग की, उनको भरने का नोटिफिकेशन किया है। और वो जो रिजर्व कैटेगरी थी उनको दिया, उनको दे दिया है नोटिफिकेशन करके, पोस्टों का क्लासिफिकेशन भी कर दिया है, किस पोस्ट में कितनी पोस्टें भरनी है। जी जी तुरंत जिस तरह से फैसला आया, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुछ चितेरे लोग हैं, उन चितेरे लोगों के समझ में आया कि ये तो अन्याय हो गया, क्योंकि मंडल कमीशन के बाद में 27% आरक्षण भारत की 52% जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग की है, उसका भी उचित प्रतिनिधित्व का हक है, ये फंडामेंटल राइट है। जब उसकी वायलेशन होती देखी तो एक वकील साहब जो है पिटीशन तैयार करके ले आए रातों रात, और चीफ जस्टिस के चैम्बर में स्पेशल पिटीशन के तहत उन्होंने रखी और अर्जेंट कैटेगरी में लगवाया उनको। माननीय चीफ जस्टिस ने पिटीशन को पढ़ा, जैसा वीडियो भी वायरल हुई थी, और उन्होंने संज्ञान में लिया कि ये बात तो ठीक है कि हमने तो 27% ओबीसी के लिए ओबीसी को देना था। हाँ, उन्होंने पिटीशन तैयार की ओबीसी के लिए ही, जबकि वो ओबीसी वर्ग से नहीं आते हैं। तो धन्य है ऐसे अधिवक्ता को, और वो उनकी बात तुरंत जो है संज्ञान में ले आए, और 23 जुलाई को अपना जजमेंट ही पास कर दिया कि मैं 27% आरक्षण आज ओबीसी को, जो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1040 पोस्टें हैं, उनमें 27% बैकडोर से नहीं बल्कि खुले दरवाजे से आज अधिघोषणा करता हूं। और बलराज मलिक साहब की जो स्पेशल पिटीशन थी उनकी जो है अनुपालना हुई। उन्होंने साथ ही 3% फिजिकली चैलेंज को भी दे दिया
और डिफेंस की रिजर्वेशन है वो भी दे दी। मतलब जो केंद्र सरकार की रिजर्वेशन की जो सूची बनी हुई थी, सभी समस्त श्रेणियों को स्वीकार कर लिया। तो एससी आ गया, उसमें 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27% और बाकी जो श्रेणी है, चाहे वो दिव्यांग की है या डिफेंस सर्विसेज की है, वो तो उनको सबको आरक्षण दे दिया। तो ये पहली बार 75 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लागू हुआ। हाँ बिल्कुल, भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में तो लागू हुआ ही है। देश में कम से कम 200 से ज्यादा ऐसी संस्थाएं हैं जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंटरनेशनल नेशनल फेम की हैं। उनमें आज तक भी भारत सरकार ने जो आरक्षण देने की व्यवस्था है वो लागू करनी चाहिए थी 1950 से ही, परंतु अड़ंगा लगाने के लिए उन संस्थाओं में एनटीपीसी है। एनटीपीसी एक गोल्डन कंपनी है। अब सुपर गोल्ड कंपनीज, उन कंपनियों के अंदर भी कोई आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं हुई। भारत सरकार के समस्त उपक्रम जिनको बोलते हैं, नेशनल एंटरप्राइजेज, नेशनल ब्यूरोज, तो इतने ब्यूरो हैं देश में, लगभग 100 तो ब्यूरो ही हैं। 9 गोल्डन और सुपर गोल्डन कंपनीज हैं और उपक्रम हैं, और उनमें बिल्कुल लागू नहीं है, जबकि संविधान उनको अलाउ करता है। क्योंकि इसको लागू करने में त्रिदेव एक कॉन्सेप्ट है। त्रिदेव का मतलब होता है नजराना, शुक्राना और जबराना। तो ये तीनों आड़े आती हैं। ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, उनका अपना प्रभुत्व है, उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ण के लोग हैं, तो वो नजराना, शुक्राना और जबराना तीनों अपने जो हथियार अडॉप्ट करते हैं। अब एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या आरक्षण से मेरिट को, लेकिन इतने साल बाद क्या इस मांग को लेकर के किसी ने सुप्रीम कोर्ट से अप्रोच नहीं की कि इन संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए? और कुछ ऐसी संस्थाएं भी होगी जहां पर आरक्षण को लेकर के एक सवाल ये उठता होगा कि योग्यतम आए और बिना रिजर्वेशन कैटेगरी के आए और उसी की भर्ती की जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ऐसा तो प्रतिबंध नहीं था कि यादव को नहीं लेंगे। नहीं, योग्यता का कोई पैमाना नहीं है। अच्छा, योग्यता का पैमाना ये नहीं है। आपके चैनल का नाम है न्यूज फॉर जस्टिस एंड पैरिटी। आप पैरिटी कहते हो ना, पैरिटी मीन समानता। तो समानता, मेरे गांव का एक गरीब बच्चा स्कूल के कुर्डी वाले स्कूल में पढ़ता है, टाट पट्टी वाले स्कूल में आज भी पढ़ रहे हैं देश के बच्चे। पढ़ रहे हैं। तो टाट पट्टी वाले स्कूलों का और एक दून स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी समानता पैरिटी होगी क्या? ना, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये तो बात उठनी चाहिए। जो तो आरक्षण का मतलब है उचित प्रतिनिधित्व। उचित प्रतिनिधित्व। हाँ जी। और अगर योग्यता, मेरिट, टैलेंट की बराबरी की बात है तो देश तो 1947 में आजाद हुआ है। ये उच्च वर्ग के लोग कहाँ गए थे जब अंग्रेजों ने 250 साल तक राज किया था? तब इनकी गुणवत्ता कहाँ गई थी? अंग्रेजों को उखाड़ फेंक क्या उन्होंने? मुगलों ने 900 साल राज किया, उनकी गुणवत्ता कहाँ गई थी? मुगलों की गुलामी करते रहे। तो ये मेरिट तो एक छलावा है। मेरिट तो सब में है, अवसर प्रदान करने की बात है। ठीक है। आपने वकील साहब की बात सुनी। रामोतार एकलव्य का सीधा सीधा कहना है कि प्रतिनिधित्व की बात है। जो आदमी बिल्कुल गांव के उस स्कूल में पढ़ेगा जहां टाट पट्टी भी सुलभ नहीं है, उसकी तुलना कैसे दून स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से हो जाएगी? दून स्कूल वाला बच्चा निश्चित रूप से आगे रहेगा, जिसके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए निश्चित रूप से हर समाज को भागीदारी देनी होगी और भागीदारी के आधार पर उनको आगे लाना होगा। और जो आगे आएगा उसके बच्चे भी पढ़ते जाएंगे और उसका परिवार भी संपन्न होता जाएगा और वो आगे उसी श्रेणी में आ जाएगा जिसे हम संपन्न श्रेणी कहते हैं। आगे वो भी अपने बच्चों को दून में पढ़ाएगा। लेकिन मुख्य धारा में सबको लाने के लिए जो प्रतिनिधित्व देना जरूरी है, वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में 75 साल बाद दिया गया, ऐसा अन्य संस्थाओं में भी मिलना चाहिए। आप रामोतार एकलव्य की बात से कहाँ तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।